हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूँ फिर से कुछ वीडियो लेने के लिए। बट आज के कुछ वीडियो मतलब कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट वही है, जो भी वीडियो शुरू करने से पहले जो ही अपना सेम डिस्क्लेमर कि जो भी मैं आपको बताता हूँ इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस। किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले अपने ट्रस्टेड रिसोर्सेज, ऑफिशियल वेबसाइट्स और वीज़ा कंसल्टेंट से पक्का कंसल्ट करें, किसी भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। तो दोस्तों, आज सबसे पहले आज का दिन जो मेरा शुरू हुआ है वो इस चीज़ से शुरू हुआ है कि आज मुझे सुबह सुबह इंस्टाग्राम पे दो अपने भाइयों के मैसेज आए कि मेरा जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। तो अब ये सुन के मुझे सच में बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरी उनसे लगातार बात हो रही थी और मैं उनको यही कह रहा था कि सर कोई रिजेक्शन लेटर आया नहीं है तो समझो पॉजिटिव में है, जो अपना सेम जो पैटर्न होता है उस पर भी है। और मुझे तब मतलब इस चीज़ का मुझे काफ़ी बुरा लगा। तो दोनों भाई लोग हैं अपने जो भी हैं उनको सबसे पहले तो इट्स वेरी फील सॉरी टू हेयर दैट। ओके, बट हाँ, कुछ ना कुछ नेक्स्ट टाइम कोशिश करिए, मे बी कुछ ना कुछ नया निकल के आता है तो मे बी आपको वीज़ा मिले। बट और अल्टीमेटली वो भी मुझसे लगातार कुछ से पाजी बताओ आएगा नहीं आएगा। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं पंजाबी ना सीख जाऊँ, क्योंकि मुझसे लगातार पंजाबी में भी बात करते थे। बट मैं उनको ये बोलता था सर अगर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव जा रहा है। बट अल्टीमेटली दोस्तों बात वही है, कोई भी आपको ये बता नहीं सकता है कि वीज़ा अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, या उनका क्या प्रोसेस है वीज़ा को कैलकुलेट करने का, या आपकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको कैलकुलेट करने का, ये किसी को पता नहीं है। तो व्हाट बेस्ट वी कैन डू, हम बस अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर ही हम कर सकते हैं। अदरवाइज तो दोस्तों दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, कोई भी ये बता नहीं सकता है कि वीज़ा का आपका क्या सीन है। ओके, तो ये तो था अबले। बट मैंने फिर फर्दर जानने की कोशिश करी कि आप जरा मुझे बताओ कि आपके रिजेक्शन के कारण क्या थे, ताकि मैं आगे लोगों को बताऊं, मे बी किसी की हेल्प हो उससे। ओके, तो अब जो पहला जो केस है मेरे पास, उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, करीबन 40-50 दिन हो गए। अब अब हमारा जो ईमेल स्ट्रक्चर है, वीएफएस से पहला ईमेल आ गया, वो उनको आ चुका है। फिर 3-4 हफ्ते बाद उनको एक ईमेल और आया कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अंडर कंसिडरेशन है और इसमें कुछ डिले है और हम उसको जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसमें विद इन 7 वीक्स का टाइम लगेगा। तो ये उनके पास एक ईमेल आया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा ठीक है, मैंने कहा वेट करो, देखो रिजेक्शन तो कुछ आया नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा और वेट किया। अब आज जब फाइनली उनको रिजेक्शन आया, अब उन्होंने मुझे अब ये बताया कि उनका इसी सेम कैटेगरी में, वीज़ा कैटेगरी में पहले भी वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था। तो ये चीज़ देखो, उन्होंने वैसे तो मुझे बताई नहीं थी, बट देखो कहीं ना कहीं जब एक बार आपका किसी कारण से सेम रीज़न से अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसी सेम रीज़न पे आपकी चेकिंग वो लोग और ज़्यादा डीप रूटेड करते हैं कि कहीं इस चीज़ को दोबारा से वो बहुत प्रॉपरली चेक करते हैं। तो अगर जिस रीजन से आपका लास्ट टाइम वीजा रिजेक्ट हुआ है, उस रीजन को हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि लास्ट टाइम क्यों इनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, या किसी भी कंट्री के लिए इनका जब वीज़ा रिजेक्ट हुआ था तो उसके कारण क्या थे, और उस कारण पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर कुछ आपको इधर उधर दिख रहा है तो पक्का अपने लॉयर, वीज़ा कंसल्टेंट, किसी ना सॉलिसिटर, किसी ना किसी से कंसल्ट करें और इस रीज़न को कहीं ना कहीं वो करें। तो उनका पहले वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, इसलिए उनका ये वाला भी रिजेक्शन ही हुआ। ओके, दूसरा जो मेरे पास एक केस पड़ा हुआ है, जो केस आया था, सेम प्रोसेस है। वीएफएस से पहली ईमेल आई थी और बीच में एक और इनको वीएफएस से ईमेल आई कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अंडर कंसिडरेशन है और 7 हफ्ते का टाइम लगेगा, डिले है। ओके, तो अब इसमें मुझे कुछ स्टोरी पता नहीं होती दोस्तों, आप लोग मुझे कभी बताते भी नहीं हो और ना मैं पूछता भी हूँ इतने डिटेल में। बट ये है कि उन्होंने मुझे ये बताया कि उनका जो वीज़ा रिजेक्शन का जो रीज़न है वो दो रीजंस हैं। पहला रीज़न है वो कि वो सिंगल है। दूसरा रीज़न उन्होंने बताया कि उनकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। ओके, पहले रीजन का हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये मैंने कई बार सुना भी है कि कई बार आप कहीं घूमे नहीं होते, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती है और आप सिंगल हो और डायरेक्टली आप यूके जा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में डाउट बैठता है कि भाई ये बंदा पहली बार ही जा रहा है, अकेले है और कहीं और सीधे यूके क्यों जा रहा है। तो उनको डाउट रहता है कि हमेशा उनके मन में ये डाउट रहता है कि कहीं ये वापस ना आए, कहीं वहीं कहीं भाग जाए या कहीं छिप जाए, तो कहीं ये वापस आएगा नहीं आएगा। एक ट्रस्ट जो होता है ना, वो उनमें कहीं ना कहीं हमें बनाना होता है, तो वो उनको कहीं ना कहीं दिलाना होता है कि हाँ भाई। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि अपने जो इंडिया के जो लोन डॉक्यूमेंट हैं, अपने मकान के डॉक्यूमेंट हैं या जो ईएमआई चल रही हैं, वो भी उनको सबमिट करते हैं, ये प्रूफ बताने के लिए कि हाँ सर
हमारे पास इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, मैं वहाँ भाग के भी मैं करूँगा क्या, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मेरा सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। तो कई बार ये भी होता है। तो सिंगल का कारण तो शायद हम ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, बट जो दूसरा कारण है बैंक स्टेटमेंट का, फिर मैंने उनसे डिटेल में पूछा। अब उन्होंने बताया कि वो कहीं जॉब करते नहीं है, ओके, इनका बिजनेस है, वो जॉब कहीं करते नहीं। तो इन्होंने ये डॉक्यूमेंट जाने के लिए बनवाए थे, बैंक स्टेटमेंट। एक जो फ्रेंड है, उसकी कंपनी है, उसके थ्रू अपने अकाउंट में पैसे डलवाए थे, और एक बार में पैसे डलवाए। सबसे पहला कारण तो दोस्तों ये समझो, जब भी आप बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करते हो तो कभी भी वो पैसा एक बार में आया नहीं होता है, आना नहीं चाहिए। अगर आप जैसे सैलरी दिखा रहे हो कि हाँ भाई मेरे पास हर महीने इतनी सैलरी आ रही है, बट आप वो दिखाने के लिए उन्होंने बोला कि हाँ भाई हमको 1000 पाउंड चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंस्टेंटली 1000 पाउंड डाल दो अकाउंट में और बोलो मेरा वीज़ा अप्रूव करो। ये दोस्तों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब किसी को भी पता है कि अगर आप सैलरी ले रहे हो तो आपको सैलरी हमेशा मंथली आएगी, और मंथली में से ही कुछ सेव होगा, कुछ बचेगा, और उसके बाद वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो वो एक पूरा बैक ट्रैक करते हैं, ओके। तो ये पक्का ध्यान रखें आप कि जो जैसे 6 मंथ्स की सैलरी उन्होंने दिखाई, लेकिन उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने किसी के थ्रू डलवाए और फिर एक बार पैसे डलवाया। तो देखो, गलती आप खुद करते हो, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं आपको ये लॉस होता है। तो दोस्तों ये इन चीज़ों का पक्का ध्यान रखें। जो बैंक स्टेटमेंट है वो पैसा एक बार में ना डालें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, ताकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और जब एक बार आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है इन कारणों से, जो कारण है आपके कि आप सिंगल हो, प्लस आपका बैंक स्टेटमेंट वो नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो अब नेक्स्ट टाइम, अब सिंगल का तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि यूके जाने के लिए शादी करनी पड़े, ओके। तो नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर करें, ओके। एटलीस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये जो है काफ़ी वेरीफाई, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को ज़्यादा ही फोकस करेंगे कि हाँ भाई लास्ट टाइम इस वजह से वीज़ा इनका रिजेक्ट हुआ था, तो इस टाइम कहाँ से पैसा आ गया, कहाँ से इनके पास सैलरी आ गई, ओके। तो वो पक्का ध्यान देंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का पक्का आप ध्यान रखें, ओके। एक बंदे से मेरी और बात चल रही है, उसका वीज़ा इन प्रोसेस है, 47 डेज हो चुके हैं, बट उसने बिजनेस वीज़ा अप्लाई किया है, कुछ एग्जीबिशन है तो उसके बिजनेस पर्पज से वो आ रहा है, बट उसके पास अभी तक ऐसी कोई डिले ईमेल नहीं आई है। जो जिनके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं उनके जो डिले ईमेल्स जिस तरीके से आए हैं, उसके पास कोई डिले ईमेल नहीं है। तो आई होप कि उनका वीज़ा क्लियर हो जाए, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों ये तो था वीज़ा रिफ्यूज़ल के कुछ रीजंस जो मैंने आज लाइव देखे हैं, रियल इंसिडेंट्स देखे हैं। सुन के तो काफ़ी बुरा लगा, बट आप फिर से ट्राई करें, किसी और इंग्लिश कंट्रीज़ के लिए ट्राई करें, डेफिनेटली यू विल गेट दैट दोस्तों, ओके। एक सजेशन मेरे पास है, एक बंदे ने मुझसे सवाल पूछा कि सर अकेले आना सही है यूके, उनका सब कुछ क्लियर हो चुका है, वो कह रहे हैं सर अकेले यूके आना सही है या फैमिली को साथ लेके मैं यूके आ जाऊं, क्या सर आप सजेस्ट करेंगे इन दोनों में से। देखो दोस्तों, मैं आपको दोनों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है, अगर आपके पास बच्चा भी है, आपका फैमिली है, वाइफ है, तो दोस्तों अगर आप अकेले आते हो, ओके, जस्ट सपोज आप अकेले का बेनिफिट देखते हैं। जब भी आप यहाँ अकेले आते हो तो आप पूरी जगह को घूम सकते हो, क्योंकि बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हर चीज़ एक्सप्लोर करना मुश्किल हो पाता है। तो जो अपनी सराउंडिंग्स हैं, शॉप्स हैं, पब्स हैं, या कुछ भी चीज़ें हैं, वो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। शहर के साथ यूज टू हो सकते हो, कैसे लोग बात कर रहे हैं, किस तरह से लोग रह रहे हैं। और अकेले ये सब कुछ बहुत आसान होता है, कहीं भी यहाँ वहाँ घूम सकते हो, हर काम आप कर सकते हो जब आप अकेले हो। और जब सब कुछ आप एक्सप्लोर कर लो अच्छे से, हर चीज़ का आपको पता हो, और उसके बाद अगर आप फैमिली को बुलाओ, तो फैमिली के लिए लाइफ थोड़ी सी और कंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि आप पहले से ही यूज टू हो चुके हो उस एनवायरनमेंट के। तो फैमिली को आप यूज टू घुमाना, इधर उधर करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली लोगों का जो रहन सहन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज पर इंडिया, मतलब इजी है अगर हम देखें तो, ओके। तो ये एक प्लस पॉइंट मुझे लगता है। बट जो ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है फैमिली को साथ ना लाने का, और जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास फंड की प्रॉब्लम नहीं है तो पक्का फैमिली को बुलाएं, एज पर माई एक्सपीरियंस। क्योंकि जब आप यहाँ आते हो तो शायद 1-2 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ता आपके पास आपका मन लग सकता है यहाँ पे, डेट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो भी स्पेशली वो लोग जो लोग ऐसी कंट्रीज में, ऐसी जगह जा रहे हैं, जैसे मैं स्कॉटलैंड में हूँ तो यहाँ पे स्कॉटिश लोग ज़्यादा बोलते हैं, तो हर किसी का एक्सेंट थोड़ा सा अलग है। जैसे कोई अगर लंदन वगैरह में जा रहा है तो वहाँ इंडियंस बहुत सारे हैं, ओके। बट जहाँ मैं हूँ यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है इंडियंस, ओके। और जो इंडियंस दिखते भी हैं वो भी आँख चुराते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियंस की। आप मतलब यहाँ पे आके अगर आप कभी खुश होते हो, अरे भाई इंडियन दिखा, वो आपसे हमेशा मुंह चुराएगा, यहाँ वहाँ भागेगा। एनीवेज, ये तो दूसरी चीज़ है, ओके। तो अब दोस्तों, फैमिली को साथ लाने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं जैसे अकेले आया यहाँ पे, तो जब मैं अकेले आया तो मुझे ऐसा
तो शुरू के 4-5 दिन आपको अच्छा लगेगा क्योंकि सब कुछ नया नया, सब कुछ अच्छा लगता है, बट फिर आपको फील होगा लोनलीनेस। एक तो सर्दियों में दिन जल्दी ढल जाते हैं ना, और सब कुछ है, और यहाँ फिर आप बिल्कुल अकेले हो जाए क्योंकि आप इंडिया में अपनी लैंग्वेज बोलते हो, अपने लोगों के बीच होते हो, चाहे किसी अनजान शहर में भी हो, बट आपको हमेशा अपनापन वहाँ हमेशा रहेगा क्योंकि वहाँ आपको अपने टाइप के लोग, अपनी कैटेगरी के और अपने भाषा बोलने के लोग वहाँ पे मिलते हैं। ओके, बट सडनली आप ऐसे एनवायरनमेंट में आते हो जहाँ पे हर किसी की नज़र में आप एक आउटसाइडर हो, मतलब चाहे कोई सोचे नहीं सोचे, बट आप एक आउटसाइडर हो, वो आपको देख के पहचानते हैं, जज करते हैं, जज तो नहीं करते हैं बट मतलब कोई नेगेटिव वे में नहीं, बट एक तरीके से माइंड में है कि आप आउटसाइडर हो। ओके, और यहाँ पे इतने लोगों से आप जल्दी बात नहीं कर सकते हो, और जिनकी कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसे मेरी भी नहीं है, तो उतना आप घुल मिल भी नहीं सकते हो, तो एक अलग लेवल का लोनलीनेस आपको यहाँ पे फील हो सकता है। ओके, बट उसके रीज़न, उसके सॉल्व करने के कारण बहुत सारे हैं, बट अगर आप फैमिली को यहाँ लाते हो तो सबसे पहले तो आपको लोनलीनेस की प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, और आपके फैमिली के साथ आप हर जगह पे ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फैमिली साथ में ले आओ तो उनके लिए आपके लिए एक बहुत ज़्यादा मोरल बूस्ट होता है यहाँ के लोगों के साथ जल्दी जल्दी मिक्सअप करने का। और जब आप फैमिली के साथ होते हो तो आपके पास एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि मुझे इतने सारे काम जल्दी जल्दी करने हैं, सब कुछ निपटाना है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, सजेशन मेरा यही है कि अगर आपके पास फंड की प्रॉब्लम नहीं है तो फैमिली को पक्का बुलाएं, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, बाकी दोस्तों कंटिन्यू लगातार इन चीज़ों पे करते रहें। ओके, कई बार मैं देख रहा हूँ कि VFS की जो इश्यूज़ हैं, कुछ भी हैं, आप पक्का मेरे से कनेक्ट करें। हम कहीं ना कहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अब आइडिया हो चुका है, एक ब्रॉड एक्सपीरियंस मेरे पास बन चुका है, तो पक्का मुझसे कनेक्ट करें। इंस्टाग्राम का URL मैं आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे डाल दूंगा, तो मुझसे अपनी स्टोरीज जो भी इंस्टाग्राम वगैरह में है पक्का मुझे बताएं। कुछ भी इश्यूज़ होता है, डाउट होता है, मुझे पक्का बताएं। पैसे कहीं नहीं देने हैं, अगर कुछ नॉर्मल केसेस हैं तो पैसे कहीं मत दीजिए, यही हमारा जो मोटिव है। और ओके दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का करें। बाय बाय।